CH8 पैनिक अटैक। शिवराज दादाजी के कहने के बाद ताराजी और रूप जी ने आरोही का सारा सामान पैक कर लिया था। जब वह दोनों सामान पैक कर रही थी तब उन दोनों को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब से उन दोनों ने उस लड़की को देखा है तब से वह बड़े ही अतरंगी तरह के कपड़े पहनती हैं और आज उसका वार्डरोब इतना शानदार और एलिगेंट लग रहा है कि जैसे किसी मॉडल का वार्डरोब हो। कुछ देर बाद सारा सामान पैक हो जाने पर पूरी रायजादा फैमिली इस वक्त बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी। शिवराज दादाजी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटा कार में बैठो। शिवराज दादाजी ने इतना ही कहा था, उससे पहले आरोही ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ आपकी कार में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। मेरे पास मेरी खुद की कार है, मैं उसे चला कर ही मेंशन आ जाऊंगी। आरोही की बात सुनकर रोहिणी ने उसे तंज कसते हुए कहा, ओ अच्छा, तुम्हारे पास खुद की कार है, क्या बात है। वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, यह जो कार तुम खुद की कह रही हो ना, वह मेरे चाचू के पैसों से ही तुमने खरीदी है। ओके आरोही, मैंने रोहिणी की बातों का एक करारा जवाब देते हुए कहा, वैसे तुम्हारे पास एक ब्लैक मर्सिडीज है, राइट? और जहां तक मुझे याद है वह तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बर्थडे वाले दिन खरीदी थी। तो फिर उस हिसाब से वह कार भी तुम्हारी नहीं हुई, आखिर वह कार तो तुम्हारे पापा कोई पैसों की ही हुई ना। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने बाप के पैसों पर ऐश करती हो। यह जो कार तुम देख रही हो ना, वह मेरी ही है, तुम्हारे चाचा जी के पैसे से तो मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी। और तुम्हें तुम्हारे चाचा के पैसों की इतनी ही फिक्र हो रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा के पैसे मुझ पर खर्च होकर बर्बादी हो रहे, तो एक मिनट, यह लो तुम्हारे चाचा का वह क्रेडिट का जो उन्होंने मुझे दिया था, यह मैं अभी तुम्हारे चाचा को वापस दे रही हूँ। इतना कहकर आरोही ने वह क्रेडिट कार्ड अभय जी के हाथ में जाकर रख दिया। और आरोही की बातें सुनकर रोहिणी का चेहरा तो पूरी तरीके से काला हो चुका था, क्योंकि आज तक उसे पहले कभी भी इस तरीके से किसी ने बात नहीं की थी। जाहिर सी बात है, कोई उसे कुछ बोलेगा तो बुरा तो लगा ही था। शिवराज दादाजी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, यह तुम क्या कह रही हो बेटा? और तुम यह क्रेडिट कार्ड वापस क्यों दे रही हो? हमारे घर के हर बच्चे के पास उनका क्रेडिट कार्ड है जो उनके माँ बाप ने ही उन्हें दिया है। और अब अभय तुम्हारा बाप है, अपने माँ बाप के पैसों पर बच्चों का पूरा अधिकार होता है, इसलिए तुम्हें यह क्रेडिट कार्ड वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी, मुझे इस क्रेडिट कार्ड की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड वापस दिया है। और दूसरी बात वह क्या है ना, इस घर के कुछ लोगों को बड़ी ही चीड़ मच रही है, क्योंकि मैं उनके घर के पैसे जो उड़ा रही हूँ, इसलिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड आपको वापस दे दिया, क्योंकि अब आपके घर के पैसे घर में ही रहेंगे, फालतू की चीजों पर खर्च नहीं होंगे। क्यों सही कहा ना मैं रोहिणी दीदी? आरोही की बात सुनकर सब लोग रोहिणी की तरफ घुर कर देखने लगे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर रोहिणी ने यह बात कही भी कैसे, क्योंकि उसके खुद के पास भी अपने पापा का ही क्रेडिट कार्ड था। सब लोगों के ऐसे देखने की वजह से रोहिणी ने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया। शिवराज दादाजी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आरोही बेटा शिवराज दादाजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही आरोही ने उनकी बात बीच में ठोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे वह क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। और अगर आप मुझे सच में वह क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं तो फिर मैं मेंशन नहीं आ रही। अब चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए, मैं मेंशन वापस आ जाऊं या फिर आप मुझे एक क्रेडिट कर दे। आरोही की बात सुनकर अब दादाजी भी कुछ नहीं बोल सके और अब आरोही अपना लगेज लेकर अपनी गाड़ी में रख दिया और बिना किसी की तरफ देखे अपनी कार में जाकर बैठ गई और मेंशन की तरफ ड्राइव करने लगी। उसके पीछे पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी निकल गए। कुछ देर बाद आरोही अब मेंशन पहुंच चुकी थी और वह जब वहां पर आए तब मेंशन की खूबसूरती को देख रही थी। मेंशन में इंटर होते ही एक बड़ा सा फाउंटेन, उसके लेफ्ट साइड कार्स रखने का गैरेज,
राइट साइड पर एक बहुत बड़ा गार्डन जहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे हो, और उसके बीच में एक बड़ा सा दरवाज़ा जहां से मेंशन में इंटर कर सकते हो। यह मेंशन खूबसूरत तथा, लेकिन आयशा ने अपने पिछले लाइफ में जो मेंशन बनाया था वह इससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि आयशा की पसंद को टक्कर दे सके ऐसी किसी की भी पसंद नहीं थी। इस वक्त घर के सभी मेंबर्स हॉल में बैठे हुए थे क्योंकि वह लोग अभी अभी ही मेंशन पहुंचे थे। आरोही उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शिवराज दादाजी बोले, बेटा आप अपना सामान किसी नौकर को दे दीजिए, वह आपके कमरे में पहुंचा देगा। आरोही ने उनकी बातों पर जवाब दिया, जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह मेरा सामान है, मैं खुद इसे लेकर जा सकती हूँ। इतना बोलकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई और बाकी सब लोग सिर्फ उसे देखते रह गए। दादाजी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बच्ची इतनी क्यों बदल गई है? पहले तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती थी, हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, हमारे प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। इतना सब कुछ बोलते वक्त शिवराज दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे और उनके साथ उनकी पत्नी कनक की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वहीं अभय जी और रूप जी भी एक दूसरे को देख रहे थे। रूप जी आरोही की मां थी। आरोही हमेशा हो उनके प्यार के लिए तरसती रहती थी, इसलिए ना जाने उसने कितनी गलतियां की और कितनी बचकानी हरकतें भी की, लेकिन आज उनकी खुद की ही बेटी ने उन दोनों को आंख उठाकर भी एक बार भी नहीं देखा, और यही बात उन दोनों को दिल ही दिल में खाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब आरोही अपने कमरे में पहुंची और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस चक्कर ही आने वाले थे, क्योंकि उसे फिर से वही देखने को मिला था जो उसने फ्लैट में देखा था। अजीब तरीके के कलर की दीवारें और उनका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा बेकार था। आरोही यह सब कुछ देखकर नीचे गई और उसने देखा कि सब लोग यूं ही चुपचाप खड़े हुए थे। उसने उन सभी लोगों को इग्नोर किया और दादाजी के पास आकर उनसे बोली, दादाजी मैं गेस्ट रूम में रह रही हूँ, मेरा यह जो कमरा है मुझे उसका पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज करना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, अब मेरे लिए किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुला दीजिए, मैं अपनी पसंद से अपना रूम डिजाइन करवा दूंगी। पहले तो दादाजी को उसकी बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि यह उनकी यही पोती थी जिसने अपने कमरे का हाल बेहाल कर दिया था, और अब उनकी यही पोती उनसे जाकर यह कह रही है कि उसे अपने कमरा बदलना है क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा। इसलिए वह थोड़ा शौक होकर आरोही को देखने लगे। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब आप कुछ बोलेगी भी, या फिर इसके लिए भी पैसे मैं ही दूं, या फिर आप मेरे कमरे का रीडिजाइन नहीं करवाना चाहते तो मुझे बता दीजिए। दादाजी उसकी बात पर बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, वह कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हम बड़े से बड़ा इंटीरियर डिजाइनर तुम्हारे कमरे के लिए बुलाएंगे और तुम्हें जो भी पसंद हो अपने कमरे में वह करवा लेना, ठीक है। दादाजी की बात सुनकर आरोही ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और वहां से गेस्ट रूम की तरफ चली गई। आयशा गेस्ट रूम में गई, वहां पर उसने अपना सामान अनपैक किया, वह गेस्ट रूम में सेट होने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना लंच भी गेस्ट रूम में ही किया था। इतना सब कुछ करने के बाद और अपने सर पर चोट लगने के बाद उसका सर अब थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, इसलिए वह अब सो गई। रात के 8 बजे डिनर टाइम। आयशा इस वक्त भी सो रही थी क्योंकि उसे मेडिसिन्स के हाई डोज चढ़ते रहते थे, इसलिए वह अब तक सो रही थी। तभी आयशा का दरवाज़ा नॉक हुआ, इसलिए आयशा की नींद खुल गई। उसने ध्यान दिया कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसलिए वह अपने बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा तो उसके सामने एक नौकर खड़ी हुई थी जिसे अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वह नौकर आयशा से बोली, आरोही मैम, आपको सब नीचे डिनर के लिए बुला रहे हैं। आरोही ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ।
आरोही के इतना कहने के बाद वह नौकर वहां से चली गई और आयशा खुद भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब आरोही डाइनिंग टेबल पर आई उसने देखा कि इस वक्त पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। आरोही भी उन सब के पास आई और वहीं पर बैठ गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर खरीदने में बहुत सारी चीज रखी हुई थी। सलाद थे और कुछ हेल्दी डिशेस थी, लेकिन यह सारी चीज हमारी आयशा को कहाँ पसंद। लेकिन कुछ और चीज भी थी डिनर में, उसमें से बैंगन का भरता था, बूंदी का रायता था और भी बहुत सारी चीजें थी। यह सारी चीज देखकर तो हमारी आयशा के मुंह में पानी ही आ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैंगन का भरता और वह बाकी सारी चीज अपने प्लेट में डालने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने हाथों को बीच में ही रोक दिया। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देखा। सब लोग इस वक्त खाना खाने में बिजी थे। आयशा को अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से अपने मन में बोली, कैसे लोग हैं यह सब? क्या इनमें से किसी एक का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ? क्या इनमें से किसी को भी नहीं पता कि आरोही को बैगन से एलर्जी है? अच्छा हुआ मुझे यह याद आ गया, वरना अगर मैंने इस बैंगन को खा लिया होता तो दूसरे दिन में शमशान घाट पर होती। आयशा को इस वक्त भूख तो बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन खाने में उसकी पसंद का कुछ भी नहीं था और जो उसे पसंद आ रहा था उससे उसको एलर्जी थी। और इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा सर दर्द हो रहा था, इसलिए उसको लड़ने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, वरना वह इस बात का हंगामा जरूर खड़ा करती। आरोही डाइनिंग टेबल से उठी और उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर आरोही वहां से जाने को हुई कि दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसे कैसे? आपको भूख नहीं है? आप ऐसे खाना छोड़कर नहीं जा सकती, इससे अन्न का अपमान होता है। और दूसरी बात, आपको मेडिसिन्स भी लेनी होती है, इसलिए आपका खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ आए और बैठकर खाना खाइए। आरोही दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है दादाजी, मुझे मेडिसिन्स लेनी है और मैं अन्न का अपमान नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे कब दवाई लेनी है और कब नहीं लेनी, इस बात का मैं अच्छी तरीके से ख्याल रख सकती हूँ। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो आप मुझे खाना खाने के लिए नहीं बोलते। शिवराज दादाजी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, यह आप कैसी बातें कर रहा है बेटा? आप हमारी पोती है और हमें आपकी फिक्र हमेशा ही लगी रहती है। और यह आप क्या कह रही है कि मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं बोलना, मतलब? इतना बोलते वक्त शिवरात्रि की आवाज में थोड़ी सी फिक्र थी। आरोही दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर जो यह सूप और सलाद रखा हुआ है यह मुझे नहीं पसंद, और जो बाकी का खाना रखा हुआ है उससे मुझे एलर्जी है। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको सच में यह नहीं पता कि मुझे किस चीज से एलर्जी है और किस चीज से एलर्जी नहीं है? आरोही की बात सुनकर शिवराज दादाजी का चेहरा सच में शर्म से झुक गया था, क्योंकि उनकी पोती उनसे 12 सालों तक बाहर रही थी, इसलिए उन्हें सच में यह नहीं पता था कि उनकी पोती को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। उसको यह भी नहीं पता था कि उसे किस चीज से एलर्जी है। शिवराज दादाजी पछतावे भरी आवाज से बोले, बेटा, हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था कि आपको इन सारी चीजों से एलर्जी है। आप थोड़ी देर रुकिए, हम दूसरा खाना बनवा देते हैं। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे कमरे में बस एक दूध का ग्लास भिजवा दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। इतना कहकर आरोही अपने कमरे की तरफ चली गई। और अब वहां पर कुछ लोगों को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ लोगों का अब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था, इसलिए वह लोग भी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। रात के करीब 1 बजे इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। आयशा भी अपने कमरे में सो रही थी। उसके पास एक दूध का गिलास आया और उसने अपनी मेडिसिन ली और उसके बाद वह सो गई।
लेकिन अब आयशा का पूरा शरीर उसके बिस्तर पर यहाँ वहाँ घूम रहा था। आयशा का पूरा शरीर इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों में ब्लैंकेट को जोर से पड़ा हुआ था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और वह नींद में ही अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत मारो। इतना बोलते हुए अपनी जोर जोर से रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने सालों का दर्द एक साथ उसके दिल से बाहर निकल रहा हो। आखिर क्या हो रहा है आयशा के साथ? वह किस अपने आप को छुड़ाने के लिए बोल रही है? क्या आयशा कभी अपने घर वालों को माफ कर पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। वैसे माय डियर रीडर्स, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आरोही को अपने फैमिली मेंबर्स को माफ कर देना चाहिए या नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बात जरूर बताइए। चैप्टर 9, जलने के निशान। इस वक्त रात के 1 बजे अभय जी अपने स्टडी रूम में बैठे अपने मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था और यह उनकी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वह अब तक जाग रहे थे। अभय जी खुद से बातें करते हुए बोले, फाइनली प्रेजेंटेशन बन गई। रात के 1 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द सोने जाना चाहिए। कल सुबह भी जल्दी उठकर ऑफिस में जाना है और सबको प्रेजेंटेशन समझानी भी है। इतना बोलकर अभय जी ने अपना लैपटॉप शटडाउन किया और आपने स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगे। अभय जी अभी अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनको किसी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। अभय जी खुद से बोले, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर वह इधर उधर देखने लगे। यह आवाज तो शायद आरोही के कमरे से आ रही है, लेकिन वह भी इस वक्त रात के 1 बजे वह रो क्यों रही है? मुझे उसे देखने जाना चाहिए। इतना कहकर अभय जी आरोही के कमरे की तरफ बढ़ गए। अभय जी ने जैसे ही आरोही के कमरे का दरवाजा खोल वह एकदम हैरान रह गए, क्योंकि आरोही इस वक्त पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही हो। अभय जी आरोही के ऐसी हालत देखकर तुरंत उसके पास गए और उसे जगाते हुए बोले, आरोही बेटा उठो, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। यह मैं हूँ तुम्हारा पापा, बेटा प्लीज उठो, तुम रो क्यों रही हो? आरोही बेटा उठो। अभय जी के उठाने से आरोही का रोना और भी तेज हो गया और वह चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज दूर हटो, सब मुझसे दूर हटो प्लीज। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अभय जी की आंखों में आंसू आ गए। वह आरोही को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरोही अब बेकाबू होती जा रही थी। आरोही की ऐसे हालात देखकर अभय जी तुरंत नीचे गए और सभी फैमिली मेंबर को बुलाने लगे, माँ, पापा, रूप भाई, भाभी, जल्दी आओ। अभय जी की इतनी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी सारे लोग भी उठ चुके थे और उनके साथ ही नौकर भी अब उठ चुके थे। सब लोग एक एक करके लिविंग हॉल में आने लगे और अभय जी से सवाल पूछने लगे। अभय, क्या हुआ? इतनी रात को इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अभय जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, वह आरोही को कुछ हो गया है, वह पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रही है, वह रो रही है, वह चीख रही है, वह चिल्ला रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अभय जी की बात से सुनकर घर के सभी लोग आरोही के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को आरोही को क्या हो गया। रोहिणी रूहानी के कान में बोली, लो जी, अब इस लड़की को रात में भी चैन नहीं है, पता नहीं अब इसका कौन सा नया नाटक है, रात में भी ढंग से सोने नहीं देती। रूहानी ने रोहिणी की बातों का जवाब देते हुए कहा,
बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, मुझे तो लगता है कि यह सब उस आरोही की बच्ची का नाटक है। सभी घरवालों की अटेंशन पाने का वह सिर्फ नाटक कर रही है। चलिए चलकर देखते हैं अब आखिर इतनी रात को इस चुड़ैल को क्या हुआ है। इतना बोलकर वह दोनों भी कभी घर वालों के पीछे पीछे आरोही की रूम की तरफ चले गए। आरोही के कमरे में पहुंचकर जब सभी घर वालों ने उसकी हालत देख तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि जैसा अभय जी ने बताया था आरोही की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन लोगों ने कुछ ही मिनट में आरोही को नहीं जगाया तो उसकी आत्मा उसका शरीर ही छोड़ देगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर आज तो रूप जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह जल्दी से दौड़कर आरोही के पास गई और उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, आरोही मेरी बच्ची उठ जा, देखो जरा अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी मां तुम्हारे पास ही है, आरोही बेटा उठो। इतना कहते हुए रूप जी की आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल गई, क्योंकि आज 18 सालों में पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था। आज सही मायनों में उनके अंदर की ममता अपनी बेटी के लिए जाग गई थी। नो नो डोंट टच मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज डोंट टच मी, आई बेग यू, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छूना मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। इतना कहते हुए भी आरोहिना की आवाज लड़खड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली थी। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि रूप जी ने आरोही को गले लगाया हुआ था। रूप जी अभय जी की तरफ देखते हुए बोली, आप खड़े खड़े सब कुछ देख क्या रहे हैं? आपको मेरी बच्ची की हालत नहीं दिखाई दे रही? जाकर जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। 536353। अभय जी को भी उनकी बातें ठीक लगी और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। कुछ देर बाद इस वक्त डॉक्टर मेंशन में आ चुके थे। आरोही की रोने भरी आवाज अब सिसकियों में बदल चुकी थी, लेकिन उसके आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। डॉक्टर ने उन सबको बाहर जाने का बोला और उसके बाद डॉक्टर आरोही का चेकअप करने लगे। उन्होंने आरोही को एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद आरोही बहुत ही गहरी नींद में चली गई थी और अब वह पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आ चुके थे। डॉक्टर ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अभय, मुझे आपसे कुछ अकेले में बातें करनी है। अभय जी ने डॉक्टर की बातों पर अपना सिर हिलाया और वह डॉक्टर के साथ दूसरी तरफ चले गए। डॉक्टर ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अभय, क्या आपकी बेटी के सर पर कोई चोट लगी थी? मेरा मतलब है किधर से गिर जाना या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह? अभय जी ने डॉक्टर की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, मेरी बेटी का अभी 1 हफ्ते पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने अभय जी की बातों पर कहा, नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपकी बेटी को पहले भी कभी चोट लग चुके हैं? 5 से 6 साल पहले मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर अभय जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या उनकी बेटी का 5 से 6 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उनकी बेटी तो उनके पास थी ही नहीं। अभय जी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि 5 से 6 साल पहले उसके साथ तो कोई एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आप मुझे यह बताइए, आप यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका 5 से 6 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ होगा? डॉक्टर ने अभय जी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को देखकर यह बता सकता हूँ कि उसे कहाँ चोट लगी है और वह चोट कितने वक्त पुरानी है। और इस बात से क्या मतलब है कि आपको यह नहीं पता कि 56 साल पहले आपकी बेटी का कोई एक्सीडेंट हुआ था? आप अपनी बेटी के लिए इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं मिस्टर अभय? डॉक्टर की बात सुनकर अभय जी का सर झुक गया था। उन्हें अब बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उन्हें पिछले 12 सालों में कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर ने अपनी बात आगे रहते हुए कहा, आपकी बेटी को कोई बीमारी है?
जैसे मैंने उन्हें देखा है, उन्हें पक्का कोई बीमारी है। और अभी जो आपकी बेटी के साथ हुआ है, उन्हें पैनिक अटैक आया है। और इंसान को पैनिक अटैक सिर्फ तभी आता है जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। और मैंने आपकी बेटी को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मैंने आपकी बेटी के सर पर एक छोटा सा निशान देखा है, जो ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। और मैं वह चोट देखकर बता सकता हूँ कि वह चोट अभी की नहीं, बल्कि 5 से 6 साल पहले की है। और मिस्टर रायजादा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपकी बेटी को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, उनके पैनिक अटैक को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत भयानक ऐसा हुआ है जिससे वह आज तक भूल नहीं पाई। और तो और मैं उनके पैरों पर जलने के निशान देखे हैं। उन निशान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की हो। बाकी का तो मुझे नहीं पता। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह अपनी बेटी को मेरे हॉस्पिटल लाइए। मैं उनका पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद ही आपको उनकी रिपोर्ट बता सकता हूँ। आखिर उनके साथ क्या हुआ था या फिर क्या हुआ होगा। अभय जी डॉक्टर की बातें सुनकर अब पूरी तरीके से सदमे में थे। उनकी तो आत्मा ही यह बात सुनकर कांप रही थी कि उनकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। आज उनको सही मायने में पछतावा हो रहा था कि काश वह अपनी बेटी को यही अपने पास रखते। काश वह अपनी बेटी को हॉस्टल ना भेजते। काश उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना होता। लेकिन अफसोस, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो कि बेटी के साथ हुआ अब वह कभी बदला नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वहां से चले गए और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए थे। लेकिन आज की पूरी रात अभय जी को तो जैसे नींद ही नहीं आई। उनके कानों में अभी भी डॉक्टर की ही कही हुई बातें गूंज रही थी। आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। आपकी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा कुछ भयानक हुआ है। आपकी बेटी का 5 से 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है। आपकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। डॉक्टर की यह सारी बातें सुनकर आज अभय जी को बहुत पछतावा हो रहा था। अभय जी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक आप पूरी दुनिया से और खुद से आज हार गया हो। अभय जी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं कि मर्द बहुत ही ज्यादा पत्थर किस्म के इंसान होते हैं। उनकी आंखों में इतनी जल्दी आंसू नहीं आ सकते। लेकिन आज अभय जी ने जो अपनी बेटी के बारे में सुना है, वह सुनकर और वह सोचकर ही अभय जी की रूह कांप उठती है। अभय जी कब तक रोते रहे और कब तक रोते रोते वहीं जमीन पर ही सो गए, उन्हें खुद पता ही नहीं चला। आखिर क्या हुआ था आरोही के साथ? वह कौन इंसान था जिसने आरोही को जिंदा जलाने की कोशिश की थी? आखिर 56 साल पहले आरोही का एक्सीडेंट कब हुआ था? इन सारे सवालों का जवाब जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। आप सबने मेरा यह चैप्टर पढ़ा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात को दूसरा चैप्टर भी आएगा। मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, क्या आरोही को अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।